हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचिंग हब। एज यू नो, आप सभी को पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया, दैट मीन्स कि अब हम भी अपना पढ़ाने का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे, पहले हम टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर देन आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दे रहे थे। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अब आपको नहीं मिलेंगे। अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देंगे। अभी हम आपको खुद से क्रिएट करे हुए क्वेश्चंस, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे और टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। दैट्स ऑल। एंड एवरी टॉपिक को अब थोड़ा सा डीपली क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको फर्दर कोई भी दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक की अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आप कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यूज़ करेंगे एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उस टॉपिक की डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें अभी तक जो पढ़ना है, अब किस तरीके से पढ़ना है, अब टॉपिक की नॉलेज को डीप पढ़ना है। क्लियर है? तो इसके आगे अभी हम पहले चैप्टर 3 मैट्रिसेस के आपको टॉपिक सारे एक्सप्लेन करेंगे एंड देन इन चैप्टर 3 पे सभी टॉपिक्स पे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जुड़े रहिए टीचिंग हब के साथ। नए पैटर्न के साथ अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चैप्टर 3 का ये पार्ट है मैट्रिसेस का, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स obtained by interchanging the row and columns is called transpose of a matrix। यहां लिखा है मैंने, रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे लेट, मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए 2 1 3 4 3 5। यहां पर इसका ऑर्डर है 2 into 3। ये ऑर्डर क्या है? 2 into 3। मैंने बोला रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। अब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। देखते हैं कैसे। रो 2 1 3 4 3 5। अभी ऑर्डर हो गया 3 into 2। अभी ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ के जो रो थे वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थे वो रो बन गए। अब इसका ऑर्डर है 3 into 2। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दी हुई है तो उसका ट्रांसपोज या तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसे, या ए टी से डिनोट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर ए टी से इसका ट्रांसपोज डिनोट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये सारे एलिमेंट्स आपस में चेंज हो गए हैं, मतलब कि कॉलम रो में और रो कॉलम में। मतलब रो चेंज हो गई कॉलम में और कॉलम चेंज हो गया रो में। ध्यान रहे, क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ए आई जे, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। अगर पहले आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी मैट्रिक्स की? ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और ए ट्रांसपोज की अब जनरल इक्वेशन क्या होगी? ए जे आई एन क्रॉस एम। मतलब जहां जितनी कॉलम थे उतनी रो हो गई हैं, जितनी रो थे उतने कॉलम हो गए हैं। तो ये इंटरचेंज हो गया आपस में। यहाँ से देखो, ये एलिमेंट्स चेंज हो गए, m क्रॉस n और यहाँ हो गया n क्रॉस m। क्लियर है? नोटेड। नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की? तो मैं गाइज आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आगे फर्दर क्वेश्चंस में। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां आप देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी तक आप इनको नेग्लिजिबल मान के चल रहे थे, लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दें, दैट मीन्स कि वापस से वो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर एक मैट्रिक्स लिखी है ए 2 1 3 4 और अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 1 3 4। और मैं इसका अगर वापस से ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा? वापस से रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, 2 1 3 4। अभी देखो वापस क्या बन गया? ए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। क्लियर है?
तो ये बात याद रहे कि ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। अभी हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि अगर हम k इज अ कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्वांटिटी से तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर से अगर हम k कॉमन ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रो और कॉलम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होते, बस उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा और किसी भी चीज़ पे नहीं। यहाँ देखते हैं के ए ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज, यहाँ पर के बाहर है, यहाँ के अंदर है, क्लियर है। तो आप इसे देखेंगे, इन दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, a इक्वल्स टू 3142, तो मैंने लिखा 2a, देन ये हो जाएगा 6284 एंड 2a ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज क्या होगा 6284। यहाँ हम इसे देखते हैं, पहले करते हैं a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज क्या होगा 3142, आप करेंगे 2a ट्रांसपोज 6824, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी का ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, एक मैट्रिक्स ले रखी है मैंने a 2 1 4 3, एक मैट्रिक्स है हमारे पास b 4 1 2 3, क्लियर है। अब मैंने निकाला a ट्रांसपोज आएगा 2 1 4 3, और यहाँ पर निकालेंगे हम b ट्रांसपोज, ये आएगा 4 1 2 3। अब मैं करता हूँ a प्लस b क्या आएगा 2 4 6 1 1 2 4 2 6 3 3 6, एंड a प्लस b का ट्रांसपोज क्या आएगा 6 2 6 6, और यहाँ से हम देखेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज क्या होगा 4 2 6 4 2 6 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 6। तो हमने देखा ये दोनों फिर से बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, दैट मीन्स कि थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई करती है, क्लियर है। नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पे ज़्यादा बेस्ड करेंगे, इस पे ज़्यादा रिलेट करेंगे, याद रहे, क्लियर है। लेट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ए मैट्रिक्स है 1 0 2 1, एक मैट्रिक्स है बी 2 1 3 4। मैंने पहले निकाला ए बी, क्या निकाला ए बी निकालूंगा अगर मैं तो 1 2 2 0 3 0, 1 1 1 0 4 0, 2 2 4 3 1 3, 2 1 2 4 1 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 7 1 6, क्लियर है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज होगा 2 1 7 6, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पहले मैंने निकाला ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, क्लियर है। अब फिर निकाला मैंने बी का ट्रांसपोज 2 1 3 4। अब मैं निकालूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 2 1 3 4 1 0 2 1, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 1 2 3 0 0, 2 2 4 3 1 3, 1 1 1 प्लस 4 0 0, 1 2 2 प्लस 4 1 4। तो मैंने देखा है मैट्रिक्स का सॉल्यूशन 2 1 7 6, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, क्लियर है। नाउ हम देखते हैं टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, अगर किसी भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाएं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपके लिए, इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज देन A इज कॉल्ड
देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब कि हर वो एलिमेंट्स इक्वल होगा, इनकी पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दें तब भी ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। याद रहे ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों इस तरीके से दिए हुए हैं दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है ए 2 1 3 4 1 5 7 2 8, सॉरी यहाँ 4 ले लेते हैं एंड देन यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ 5 ले लेते हैं। अब ठीक है, अभी मैंने एक मैट्रिक्स ली है, लेट करिए ऐसी जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। लेट चेक करते हैं ए ट्रांसपोज, इसका ए ट्रांसपोज होगा 2 4 7 4 1 5 7 5 8। अभी देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्लियर है। अब पहला सवाल यह है कि क्या सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है, क्या सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है? जी हाँ, हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल सकता है। सवाल ये का आंसर है कि हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल सकता है, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। बट क्या सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं? यस, इसका आंसर भी यस है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। रो और कॉलम को इंटरचेंज होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। अगर मैं इसका रो और कॉलम चेंज नहीं करूंगा तो ए आई जे और ए जे आई इक्वल नहीं बैठेगा, क्योंकि उनका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्लियर है, नोटेड। नाउ हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस ए के बराबर होगा। देखते हैं कैसे। इफ ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा 0 0 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, क्लियर है। अब यहाँ से देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब यहाँ से देखो वापस से क्या बन गया, ये बन गया -a। ये हो गया हमारा प्रूफ कि ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने सेकेंड लाइन में लिखा हुआ आपको ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, माइनस ऑफ जे आई। अच्छा, आप एक बात पे गौर कीजिए, मैंने यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 लिखे हुए हैं। वाई? सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं? हाँ होते हैं। तो कैसे होते हैं देखते हैं। ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, मैंने लिखा है पीछे ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। अभी हम पुट कर देते हैं आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब है वो एलिमेंट्स जहाँ पर रो और कॉलम बराबर है, ये डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है आई इक्वल टू जे। तो अगर मैंने आई इक्वल टू जे रख दिया तो ये हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। अब ये इधर आएगा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू 0। यहाँ ये प्रूफ हो गया कि सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0। मतलब कि जहाँ रो और कॉलम बराबर होंगे वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 0 के बराबर होंगे, क्लियर है। नाउ हम देखते हैं थ्योरम 1। ये एनसीईआरटी की एक थ्योरम है जिसमें लिखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसमें कंडीशन है विद रियल नंबर एंट्रीज, विद
रियल नंबर एंट्रीज। अगर हम सिर्फ रियल नंबर की एंट्रीज करें तभी ये सेटिस्फाई होगी। क्लियर है? हर मैट्रिक्स का अगर हम उसी के ट्रांसपोज से ऐड कर दें, चाहे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन वो मैट्रिक्स जो अब ऑब्टेन होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और या फिर हम उसी मैट्रिक्स के उसी ट्रांसपोज से हम इसे माइनस कर दें तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। देखते हैं कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने मैट्रिक्स लेट करिए बी को लिख दिया मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमारी निकल के आएगी वो मैंने बी लेट कर ली। तो हम चेक करते हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी कैसे होगा। तो हम देखते हैं बी ट्रांसपोज क्या है, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। आपको मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था कि ए ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये मैंने आपको लिखाया था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। याद है? उसी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ए ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस हो गया ए। क्लियर है? अब ए ट्रांसपोज प्लस ए वापस से बन गया बी। यहाँ पर हमारा आ गया बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। क्लियर है? तो हर मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं और उसको दोनों को ऐड कर दूं उसी मैट्रिक्स के साथ, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होगी। लेट सी, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो आपको प्रूफ करना है कि सी डैश माइनस सी के बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सी डैश हमें निकालना है, तो सी डैश होगा ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। फिर से सेम प्रॉपर्टी लगेगी और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है? ब्रैकेट हटा देते हैं। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस से बन गया ए। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज वापस बन गया सी, तो यहाँ पर हो गया माइनस सी। सी ट्रांसपोज प्रूफ हो गया, मतलब सी जो है हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ हो गई। क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स के उसी के ट्रांसपोज से अगर हम सम कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, और माइनस कर दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। याद रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ हम देखते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 हमारी कहती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैं लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करता है। ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर लिख दें तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए। मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में नीचे, लेट ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। यहाँ पर क्लियर इसका प्रूफ देखते हैं हम। मैं RHS ले लेता हूँ, RHS में होगा 1/2, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस 1/2 a डैश प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश। क्लियर है? अभी हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 a डैश देखो आपस में कट जाएगा, एंड देन 1/2 a प्लस 1/2 a। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा a प्लस a, ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से a, हैंस प्रूफ। ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। वैसे भी हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है। देखो a प्लस ए डैश, अभी मैंने लास्ट बताया कि ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमने बोला था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? नोटेड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक धमाका करने वाले हैं कि हम नए पैटर्न के हिसाब से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले हैं, वो भी पहली 3 एक्सरसाइजेस के एनसीईआरटी क्लास 12th मैट्रिसेस
याद रहे कि हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो कि नया पैटर्न है आपका सीबीएसई के हिसाब से। पहले 3 एक्सरसाइज मैंने आपको टॉपिक क्लियर करा दिए हैं सारे के सारे, लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। एंड अब आपको इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड देन फर्दर आगे टॉपिक्स को मूव किया जाएगा। छोड़ना नहीं है, तैयार हो जाओ नेक्स्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ने के लिए। अब पुराना पैटर्न भूल जाओ कि जिस हिसाब से हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, अब हम नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे सारी की सारी। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।